कि आज के दौर में औरंगजेब की इस तरीके से तारीफ करके क्या साबित करना चाह रहे थे अबू आजमी? अपने भाई दारा शिकोह का गला काट करके और अपने बाप के पास भेजता है। औरंगजेब व्यक्ति नहीं है, वो प्रतीक है। और औरंगजेब का नाम लेके उन्होंने एक तरह से ये बताया है कि मुस्लिम आज भी उसी मानसिकता से जी रहा है जो हिंदुओं को डरा के रख सकता है। कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ये समझता है कि वो औरंगजेब को डिफेंड करके अपना वोट बैंक मजबूत करेगा, तो वो आज की डेट में बेवकूफ़ी होगी। इस देश के जितने बड़े मुस्लिम चेहरे हैं उनमें से कभी कोई छत्रपति शिवाजी, संभाजी, महाराणा प्रताप इन सब की प्रशंसा में सामने आ रहा हो तो बताइए। टीएमसी के चुनाव में सारे घटक दल अलग अलग लड़ेंगे, महायुति के भी और महाअघाड़ी के भी। एक तो सब नंबर स्कोर करने के चक्कर में हैं, क्योंकि एक सेंटिमेंट है औरंगजेब बनाम मराठों का और संभाजी को लेकर के, शिवाजी को लेकर। जो हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ इस समय राजनीति कर रहे हैं, वो बार बार महाराष्ट्र में जाकर के ही इस तरह की बात क्यों करते हैं? कभी औरंगजेब को लेकर के कहना या कभी वीर सावरकर को लेकर के कहना, तो वो हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, एक फिल्म आई और फिल्म के बाद फिल्म में जो बातें कही गई, फिल्म में जो कुछ दिखाया गया, कहानी के तौर पर दिखाया गया, लेकिन उसके बाद उस फिल्म के पात्रों को लेकर जो सियासत शुरू हुई, वो सियासत महाराष्ट्र से शुरू होकर बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम अलग अलग राज्यों में पहुंच गई है। औरंगजेब को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की तरफ से जो कुछ कहा गया, तारीफ में जो कुछ कहा गया, उसके बाद महाराष्ट्र में काफ़ी नाराजगी इसको लेकर दिखी। उनका निलंबन तक हो गया। अब उनको विधानसभा के अंदर तक नहीं जाने की फिलहाल इजाज़त है। हालांकि वो उसके बाद उस पर सफाई ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन ये एक पूरी ऐसी आग भड़क उठी है जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आज के दौर में औरंगजेब की इस तरीके से तारीफ करके क्या साबित करना चाह रहे थे अबू आजमी। और दूसरे पक्ष की भी बात करेंगे, क्योंकि देखिए, इतिहासकार अलग अलग चश्मे से इतिहास को देखते हैं, अपने अपने हिसाब से इतिहास की उन्होंने व्याख्या की है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि आज के दौर में उसका सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश किस तरीके से हो रही है और क्यों हो रही है। क्या केवल वोट बैंक की लड़ाई के लिए इस तरह की चीज़ों को और उकसाया और भड़काया और जनता के बीच पहुंचाया जाता है, ये यहाँ पर समझना बेहद ज़रूरी है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं, अजय सेतिया जी हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं, हमारे साथ मौजूद है, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को ले रही है। अब अबू आजमी ने जो तारीफ की है, किस चश्मे से उसको देखा जाए? सर, सीधे तौर पर एक फिल्म आती है, फिल्म में किरदारों को दिखाया जाता है, इतिहास से जुड़ी फिल्म है, बताई जाती है, लेकिन उसके बावजूद अब जिस तरह के बयान अबू आजमी की तरफ से दिए गए, मतलब इतना प्यार इतिहास को लेकर और जो इतिहास में दर्ज है चीज़ें उसको लेकर, ये बताने के लिए कि नहीं नहीं जो आप दिखा रहे हैं वो गलत है, मतलब मैसेजिंग क्यों इस तरह? देखिए, मैं कतील शिफाई की 2 लाइनें पहले पढ़ूंगा कि दिल था एक शोला मगर बीत गए दिन वो कतील, अब कुरेदेव ने इसे राख में क्या रखा है। इतिहास देखिए, इतिहास के गड़े मुर्दे को उखाड़ करके ले आना, ये शुद्ध रूप से एक मजबूरी है। मैं इसे सिर्फ राजनीति ही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि औरंगजेब बार बार जब उठ के आता है, बाबर का नाम आता है, फलाना का नाम आता है, नाथूराम गोडसे का नाम आता है, हर तरफ से आते हैं। ये सिर्फ एक कोशिश ये है बाबर का नाम लेने का कि जो चला गया है वो तो गया, जो बचा हुआ है उसको सहेज के रखो। ईमानदारी की बातें है। आप उसे अपीजमेंट कह लें, जो भी कह लें। एक सिंपल चीज़ मैं जानता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो राजनीति हो, समाज विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, सबकी कसौटी होती है मानवीयता और व्यक्ति। मैं औरंगजेब के बारे में ज़्यादा नहीं, तो मैंने कहा कि कुरेदने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि जो अपने भाई दारा शिकोह का गला काट करके और अपने बाप के पास भेजता है, अपने बाप को हथकड़ियों में डालता है, जो अपने भाइयों की हत्या कर सकता है, वो समाज वो के लिए चाहे कुछ अच्छा किया हो, बुरा किया हो, मैं नहीं जानता, लेकिन इतनी अमानवीयता आज के संदर्भ में, तो मैं उस व्यक्ति को तो कभी अच्छा कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भाई ठीक है, बहुत सारे इतिहासकार बहुत सारी बातें लिखते हैं, उनको छोड़ दीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि मैं किसी की क्रूरता और किसी का उसके अपने निजी जीवन से मुझे मिल जाता है। तो एक बात तो है कि औरंगजेब की तारीफ़ जो लोग आज कर रहे हैं
वो किसी भी रूप में, वो जानते हैं कि समाज में जो डिवीज़न है उसमें जो एक तबका है, उनके दिमाग में ऐसा होगा कि शायद वो औरंग इसके नाम पर इकट्ठा रहे, तो कोई जैसे लगता है कि हम उस तबके की आवाज़ उठा रहे हैं जो बचा हुआ है, कहीं वो न बिखर जाए। इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में और कुछ नहीं कर सकता। ये अहम बात आप कह रहे हैं। देखिए, सवाल यही है कि क्या वोट के लिए क्रूरता को भी हम सही ठहराएंगे? ऐसे ही कुछ हो रहा है खास करके औरंगजेब को लेकर, क्योंकि इतिहास को अगर देखें, फिल्म मैंने नहीं देखी है, बहुत सारे लोगों ने देखी है, लेकिन फिल्म के अलावा जो हमने पढ़ा है, जो जाना है, जिस तरीके से अभी रामकृपाल सर भी कह रहे थे, तो केवल इसलिए कि हमारा वोट बैंक एकजुट हो जाए, हमारा वोट बैंक की मैसेजिंग सही हो जाए, हम कुछ भी तारीफ करते रहेंगे। और महाराष्ट्र में जिस तरीके की नाराज़गी, और जब ये अबू आज़मी कहते हैं उसके बाद शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को लेकर और उनसे जुड़े जो सेंटिमेंट हैं, जिस तरीके से लोगों में नाराज़गी दिखी, जाहिर सी बात है सरकार ने कदम भी इसे लिया। देखिए आदर्श जी, औरंगजेब को लेके जो भी कहा जा रहा है या फिल्म में जो दिखाया है वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। ठीक है, फिल्म के डायरेक्टर ने कुछ क्रिएटिव फ्रीडम ली है और जिस तरह से डिपिक्ट किया है वो हो सकता है किसी को एग्जैजरेटेड लगे, लेकिन ये घटनाएं हुई हैं हमारे इतिहास में, इसमें कोई शक नहीं है। ये अलग बात है कि औरंगजेब ने जो संभाजी महाराज के साथ किया या जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या की, ये हमें बहुत डिटेल में, सच्चाई ये है कि हमें स्कूलों में जब हिस्ट्री में बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो नहीं पढ़ाया जाता है। तो इस समय जब फिल्म में दिखाया गया है तो उससे एक तरह की भावना जरूर जागृत हुई है, भड़की है जरूर, इससे कोई शक नहीं है। अब उस चीज़ को लेके जो सियासी रोटी सेकी जा रही है, मुझे लगता है वो बेमानी है। वो अगर कोई भी पार्टी या कोई भी नेता ये समझता है कि वो औरंगजेब को डिफेंड करके अपना वोट बैंक मजबूत करेगा, तो वो आज की डेट में बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि औरंगजेब ने जो किया उसको तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, उसने बहुत जुर्म ढाए हैं, हिंदुओं के बहुत सारे टेम्पल्स, ये सारा रिकॉर्डेड है, इसमें कोई कहीं किसी की ओपिनियन या अजम्पशन नहीं है। उसने बहुत सारे मंदिर ढाए, उन मंदिरों को गिरा के उस पर मस्जिदें बनवाई, हिंदुओं पे अत्याचार हुए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन तब ये भी सच्चाई है कि वो एक बादशाह था। उस समय हमारा जो सेक्युलर इंडिया आज का है, जो रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता था। वो एक बादशाह था जो इस्लाम को फॉलो करता था और वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो थी उसके तहत वो अपनी जो भी एक्टिविटी है उसकी होती थी। अब उसको लेकर के आज हम किसी एक पूरी कम्युनिटी को अगर कटघरे में खड़ा करें तो वो भी सही नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें फिल्म बहुत अच्छी बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी नई चीज़ें हमें जानने को मिली हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो उस पर बयानबाजी और फिर काउंटर बयानबाजी हो रही है, मुझे उस पर बहुत घोर आपत्ति है। आप औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं कर सकते हैं, उसने जो किया वो इतिहास की बात है। और जब 47 में हम आज़ाद हुए तो हमने ये तय किया कि हम उस पर जो भी बीत गया है उसको पीछे छोड़ के एक नए भारत की रचना करेंगे। तो मुझे लगता है कि हर पार्टी को, हर नेता को इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि वैसे घाव ना कुरेदे जाएं जिससे कि किसी को भी दुख होता है। और फिल्म की आपने बात की, फिल्म में जो भी दिखाया गया है मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी कुछ सच्चाई है, थोड़ी बहुत हमने भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। अब उसके ऊपर बयानबाजी करना और किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी कम्युनिटी को गाली देना, ये मुझे नहीं लगता है कि सही है। उससे सभी को बचना चाहिए। नहीं, उससे बचना चाहिए बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है किस तरह की बात क्यों। अबू आज़मी जब तारीफ़ करते हैं तो क्या फिल्म देखने के बाद उनको लगा कि वो मुस्लिम समाज के ठेकेदार हो गए हैं, उनको आकर सफाई देनी चाहिए, इस तरह की बात कहनी चाहिए जिस पर ये पूरा विवाद खड़ा हो जाता है? अब अबू आज़मी के एक बयान के बाद इधर योगी आदित्यनाथ जवाब देते हैं कि भाई औरंगजेब बेटों का नाम क्यों नहीं रखा जाता। बिहार में एक MLC साहब हैं, वो बताने लगते हैं कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। तो ये ठेकेदारी क्यों फिल्म के बाद? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये मुद्दा महाराष्ट्र में क्यों उठा, औरंगजेब का नाम महाराष्ट्र से क्यों उठा और वो सीधे उत्तर प्रदेश लैंड क्यों किया। देखिए, औरंगजेब जो हैं वो हिंदुओं के मन में डर के प्रतीक हैं। औरंगजेब व्यक्ति नहीं है, वो प्रतीक है। और औरंगजेब का नाम लेके उन्होंने एक तरह से ये बताया है कि मुस्लिम आज भी उसी मानसिकता से जी रहा है जो हिंदुओं को डरा के रख सकता है। इसीलिए जब वो लैंड किया कहाँ, उत्तर प्रदेश में, तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया कहाँ पे हुई? विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने दिया। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा उसकी प्रतिक्रिया में कि यूपी भेज दीजिए, हम इलाज कर लेंगे। तो विषय ये नहीं है, विषय फिल्म का यदि है तो एक दौर वो भी था जब फिल्म ऐसी बनती थी जिसमें मुस्लिम मसीहा होता था। शोले फिल्म बनी,
रामपुर गांव था जहां लालटेन जलती थी, वहां एक मस्जिद थी एक परिवार के लिए और अजान लाउड स्पीकर से होती थी। उसी फिल्म में मंदिर के पीछे से धर्मेंद्र चोंगा लगा के हेमा मालिनी को छेड़ता है। एक दौर वो भी था फिल्मों का जिसमें एक मुस्लिम हिंदू परिवार की रक्षा करता है। एक दौर वो भी था फिल्मों का जिसमें जो वैश्य थे वो बलात्कारी दिखाए जाते थे, क्षत्रिय बलात्कारी और क्रूर दिखाए जाते थे, ब्राह्मण लोभी दिखाए जाते थे और मुसलमान बहुत ही हमदर्द दिखाए जाते थे। उस दौर पे तो कभी इस तरह का बयान नहीं आया, तो छावा फिल्म के आने पे ही ये बयान क्यों? फिर छावा फिल्म के आने पे औरंगजेब का विषय क्यों आया? क्योंकि महाराष्ट्र में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज पूजे जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के वो शासक थे जो कभी राज्य विस्तार की तरफ नहीं गए। उन्होंने हिंदवी स्वराज की बात की और हिंदवी स्वराज के लिए उन्होंने हर जगह पे मुगलों से डट के मुकाबला करने के लिए वहाँ के शासकों को प्रेरित किया और मदद किया। ये दिल्ली का मैं बता दूँ एक छोटा सा किस्सा। जब मराठाओं ने दिल्ली में लाल किले को जीता, महादजी शिंदे के नेतृत्व में जीत के बाद मुसलमान को ही शासक बनाया गया और उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए मराठाओं को चौथ देते थे। चांदनी चौक में वो चबूतर भी बना हुआ है। यहीं दिल्ली में रकाबगंज के पास जो गुरुद्वारा है वहाँ पे मुग़ल और मराठाओं का युद्ध हुआ था जिसमें मुग़ल परास्त हुए थे। यहीं जो मालचा रोड है 11 मूर्ति वाले रोड पे, वहाँ भी मुग़ल और मराठाओं के बीच में युद्ध हुआ और वहाँ मुग़लों को परास्त किया गया। तो सवाल इस बात का है कि मराठा और मुग़लों का रिश्ता क्या रहा है, और इसीलिए औरंगजेब को दिखा के अब्बू आजमी की तरफ से ये मैसेज किया गया है कि मुस्लिम आज भी उसी डर पैदा करने वाली स्थिति में हैं और उसका जवाब उनको उत्तर प्रदेश यानी राजनीतिक जवाब राजनीतिक रूप से दिया गया है। नहीं, राजनीतिक जवाब राजनीतिक रूप से दिया गया, लेकिन अजय सर बड़ी बात है इस तरह के बयान जब हो रहे हैं, एक फिल्म के जरिए आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिल्में तो बहुत सारी बनी हैं जिस तरीके से सर ने कहा, उस वक्त इस तरह की बयानबाजी नहीं हुई। अभी तो हम देख रहे हैं विधानसभा के भी चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनाव निकल चुके हैं, उसके बाद अभी ये क्या अभी से कुछ बेस बनाने की तैयारी हो रही है? उनको लग रहा है कि एक माहौल इसके ज़रिए, या फिल्म का विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो औरंगजेब की तारीफ कर लें? देखिए 91 के बाद भारत में जो हिंदुत्व का उभार हुआ है और उसके बाद की आप देखिए दौर में जो इतिहास से जुड़ी हुई फिल्में बननी शुरू हुई हैं उसमें रिसर्च हुई है। जो पिछले 50-60 साल तक हमको इतिहास पढ़ाया जाता रहा वह कितना सत्य था कितना गलत था, उस पर भी रिसर्च हुई है बहुत ज़्यादा। और रिसर्च करने के बाद वो चीज़ें जो इतिहास में नहीं पढ़ाई गई हमें 50-60 साल बाद, वो सामने आ रही हैं, किताबों के माध्यम से भी आ रही हैं और पिक्चर्स के माध्यम से भी आ रही हैं। ये पिछले दौर में हम देखेंगे तो पिछले 8-10 साल में भी इस तरह की बहुत सारी फिल्में आई हैं। तो इतिहास का एक दूसरा तथ्य जो छुपाया गया था वो सामने आया है। तो उसको लेकर के हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ समस्या ये हो रही है कि वे मुग़लों को अपना पूर्वज आज भी मानते हैं। वहाँ से निकलना होगा उनको, क्योंकि आज देश अलग स्थिति में है और देश के बंटवारे के बाद मुसलमान अपना देश बना चुके हैं। उसके बाद जो भारत में देश में मुसलमान रह गए हैं उनको भारतीय संस्कृति के साथ अपने आप को जोड़ना होगा। वो रहे ही इसलिए थे क्योंकि वो रिजिड नहीं थे। वो परिवार मुस्लिम परिवार जो हिंदुस्तान में रह गए वो रिजिड नहीं थे, तो उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं आगे वाली वो रिजिड हो रही हैं। तो ये एक देश के लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत समस्या खड़ी हो सकती है। और इस बीच हिंदुत्व का उभार हुआ है तो टकराव की स्थिति हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, हर जगह हो रही है। और हिंदुत्व का क्योंकि उभार हुआ है तो उसका भारतीय जनता पार्टी अपना फ़ायदा उठा रही है, या ये समझिए कि उस वर्ग ने ही उस उभार को पैदा किया। तो ऐसे समय में भारत के मुसलमानों को, चाहे वे अब्बू आज़मी हों या दूसरे भी हों, मेरा बल्कि मानना ये भी रहता है कि राजनीतिक दलों के अंदर जितने भी मुसलमान हैं वो चाहे किसी भी पार्टी में हैं, उनकी सोच एक है। उस सोच को बदलने का वक्त आ गया है, उस सोच को बदलना चाहिए। और अब्बू आज़मी ने उसकी शुरुआत करके ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत का मुसलमान आज भी मुग़ल काल में जी रहा है। जब दिल्ली में दंगे हुए थे तब भी हमने देखा आम आदमी पार्टी का एक नेता मंच पर खड़ा होकर के कहता है कि हमने इतने 100 साल राज किया यहाँ पर। तो वो उनका खून तो इंडियन है, उनका डीएनए तो इंडियन है, वो ना तो अरब हैं ना मुग़ल हैं। तो भारत के मुसलमान जब तक इस अपने आप को जोड़ेंगे नहीं तब तक उनके दिमाग में ये बात आएगी नहीं कि कैसे औरंगजेब की तारीफ़ करनी है, क्यों तारीफ़ करनी है। उस छावा फिल्म की महाराष्ट्र में, जिसमें संभाजी महाराज हों या शिवाजी महाराज हों, छत्रपति शिवाजी हों,
उनके बारे में एक सेंसिटिव वहाँ पर सेंसिटिविटी है। और दूसरा मैं समझता हूँ कि अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो जो हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ इस समय राजनीति कर रहे हैं वो बार बार महाराष्ट्र में जाकर के ही इस तरह की बात क्यों करते हैं। कभी औरंगजेब को लेकर के कहना या कभी वीर सावरकर को लेकर के कहना, तो वो हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब इंडिया अलायंस में इस समय उद्धव ठाकरे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, और कल उद्धव ठाकरे ने तो ये तक कहा कि क्यों 26 तारीख तक के लिए सस्पेंड किया गया है, उसको निकालो यहाँ से। हालांकि इसका कोई लाभ नहीं होगा निकालने वाली, वहाँ पर ऐसी भावनाएं हैं, विधानसभा में भी ऐसी भावनाएं देखी गई कि कानून का हम देखें कि क्या कानूनी तौर पर निकाला जा सकता है। हाँ, विधानसभा निकाल सकती है, पार्लियामेंट में भी जैसे बहुत सारे सांसदों को निकाला गया, लेकिन उसके बाद क्या? उसको आगे 6 साल के लिए, 5 साल के लिए या 1 साल के लिए भी चुनाव लड़ने से आप प्रतिबंधित तो नहीं कर सकते, वो फिर वहाँ से जीत करके आ जाएंगे, तो इसका तो कोई लाभ नहीं है। ऐसा टकराव इस हद तक तो नहीं होना चाहिए। तो जैसे अब उद्धव ठाकरे ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो यूपी में जाकर के चुनाव लड़ें, यूपी के हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, मैं समझता हूँ समाज को तोड़ेंगी, और मुसलमानों को इसमें थोड़ा सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए। किसी भी दल के मुस्लिम नेता हों, उनको सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए, क्योंकि पिछले 20 आप देख रहे हैं 30-35 साल से जो हिंदुत्व का उभार आया है उसमें रिसर्च होगी, सच्चाइयाँ निकलेंगी, कुछ बाहर आएंगी, तो उनको स्वीकार करना चाहिए। उसको स्वीकार करना चाहिए, अजय सर का कहना है। अवधेश सर, जब मंदिरों की बात आती है, जब संभल का हम उदाहरण ले लें, वहाँ सर्वे के लिए भी टीम पहुँचती है, तो कहा जाता है कि भाई आप इतिहास क्यों खोद कर निकालने पर तुले हुए हैं, इतिहास है। फिल्म आती है तो आप इतिहास की किताबें लेकर सफाई देने बैठ जाते हैं, बताने बैठ जाते हैं, महिमा मंडन करने बैठ जाते हैं। देखिए, ये अबू आज़मी का इस समय जो बयान है वो किसी एक व्यक्ति की सोच हम मान लेते हैं, वो हमारी भूल होती है। आप पिछले लंबे समय से देखेंगे तो औरंगजेब को लेकर के अनेक बयान जगह जगह आए हैं, और इस देश का एक इकोसिस्टम जो रहा है, जिसने लंबे समय से नैरेटिव बनाया और जिसने हमारे देश के इतिहास तक को 712 में एक आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का हुआ, उसके बाद भारत के इतिहास में अध्याय ही उपलब्ध नहीं है। एक बार मोहम्मद गोरी से शुरू होता है, जो पहले शिक्षा मंत्री थे, ये उनकी कृपा थी, उस बीच में भारत था ही नहीं। ये देखिए, एक मानसिकता है ये। मैं इसका आपके अमर उजाला के जो इतने विवेकशील दर्शक हैं जो इस पर टिप्पणियां करते हैं, मैं उनके सामने एक प्रश्न रखता हूं कि इस देश के जितने बड़े मुस्लिम चेहरे हैं उनमें से कभी कोई छत्रपति शिवाजी, संभाजी, महाराणा प्रताप, इन सब की प्रशंसा में सामने आ रहा हो तो बताइए। पिछले 10 वर्षों का 1-2 नाम, बड़े नाम आप बता दीजिए कि आ रहे हों। या अभी भी जिस फिल्म को लेके है उसमें ये भी कहना कि वो भी बड़े वीर थे, इतना भी कहने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या मानते हैं कि ये एक आदमी की धारणा है? देखिए, आम मुसलमान जैसे हम लोग हैं, उसको भी अपने खाने पीने से, जब बच्चों को पालने से समय नहीं, लेकिन इस प्रकार की बातें इतनी घड़ कर गई है। अब देखिए, औरंगजेब क्या है, एक प्रतीक था। औरंगजेब की 4 बीवियां और 10 बच्चे थे। तो औरंगजेब का जो समर्थन कर रहा है, और उसने क्या किया था, अभी राम कृपाल जी ने बताया, वो सब इतिहास में है कि कैसे दारा सिकोह को मरवाया, उसकी गर्दन काट के धुलवा के कहा कि दिल्ली में लगाओ, फटे चितरे किथरे में उसको घुमाया, एक भाई को जहर दे दिया, और जहाँ से अभी हमारे प्रधानमंत्री सब लाल किले के जिस जगह से भाषण देते थे वहीं से उठा के उसने बहन को फेंक दिया, मार दिया, केवल इसलिए कि उसको लगा कि ये इस्लाम के विरुद्ध है, ये कैसे हमारे घर में ये प्यार कर रही है। और औरंगजेब को इसलिए वो जब बता रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो भी हमारे देश में आक्रांता आए, आक्रांता शब्द से भी यहाँ सेकुलरवादियों को एलर्जी है, वो आक्रमण और आक्रमणकारी और आक्रांतकारी में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो लोग आए हैं वो किस लिए आए थे? वो आए थे कि भाई हमारा यहाँ इस्लाम फैलाना है, उसके आधार पर शासन करना है, और इस्लाम के परे जो कुछ भी है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे स्थान है, चाहे नाम है, चाहे उसके अतिरिक्त कोई देवालय है, उस प्रकार की कोई पुस्तक है, उस प्रकार के कोई शिक्षण संस्थान है जहां इसके विपरीत शिक्षा दी जाती है, इसकी नहीं दी जाती है, उन सबको हमको ध्वस्त करना है। और ये कोई अकेला नहीं हुआ है। तो आज अगर कोई कहता है तो इसका मतलब उस धारा के वो साथ हैं।
अगर अंग्रेज यहाँ आक्रामणकारी थे, हम उनके अंदर गुलाम थे, तो मोहम्मद गोरी, गजनी, मुगल क्या थे? क्या उस काल में भारत के जो क्षेत्र था वो उसको गुलामी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो पहले तो ये आप तय करिए, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में और आप बाकी आज़ादी के बाद भी इतिहास में लॉर्ड कॉलिंसबर्ग का कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, लॉर्ड कॉलिंस कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, कर्जन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, रिपन पढ़ाया जाता है, हम लोग हिस्ट्री में पढ़े हैं। वैसे ही उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, तो इसमें तो थोड़ी चेंज आ गई, उसको बदला नहीं गया है। तो ये एक पूरी मानसिकता है, और अकेले वो नहीं है, वो अलग अलग उन्होंने सस्पेंशन के बाद भी तो माइक पर उनका बयान है कि भैया मैं तो गलत नहीं बोला, लेकिन चूंकि विवाद हो गया इसलिए। तो ये बता रहे हैं ना कि भाई उस वक्त 34% हिंदू उनके साथ थे, उन्हीं के टाइम पे भारत सोने की चिड़िया था। नहीं ना, तो कहाँ जाएंगे हिंदू? सवाल है कि आप पूरे साम्राज्य में, पूरे भारत में आपका शासन अगर काफी देर तक हो गया है, तो उसमें संख्या तो बढ़ेगी ना भाई। उसमें हमारे सिपाहियों की संख्या बढ़ेगी, काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी, और भारत में आप शासन करते हैं तो बगैर हिंदुओं को थोड़े कर पाएंगे। तो वो सब चीजें जो हैं, लेकिन उसके बारे में जो बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैं एक दो पुस्तक आपका अभी 3 मिनट में देखिए। एक तो है मोहम्मद काजिम ने उसके 10 वर्ष के शासनकाल पर आलमगीर नामा लिखा है। उसने बताया है कि कैसे, और उस प्रशंसा में लिखता है। उसी प्रकार से कि दूसरा कितने मासरे आलमगिरी, अब इन दोनों पुस्तकों को देखिए, उसके समय में उसकी प्रशंसा में लिखा गया है कि कैसे आदेश देते हैं, कैसे पहले सोमनाथ मंदिर पर अटैक होता है। सोमनाथ मंदिर को तो उसने 2 बार तुड़वाया था। कैसे चित्तौड़गढ़ की मंदिरों को, कैसे चित्तौड़गढ़ का पता चलता है, उसको कैसे तुड़वाता है, ये सारा उसमें लिखा हुआ है। हरवंश मुखिया, वो तो सेकुलर हिस्टोरियन है, उन्होंने किताब जो लिखी है द मुगल्स ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि औरंगजेब को केवल इतना पता चला है कि मुल्तान, ठट्टा, वाराणसी में जो हिंदू ब्राह्मणों के शिक्षण संस्थान है, उसमें वो मुसलमानों को भी आकर्षित कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो उसने कहा कि इनको ध्वस्त कर दो, और उसने ध्वस्त कर दिया। उसमें जो मुसलमान थे उनको भी सजा दी कि तू क्या वो इसमें पढ़ रहा था, तुम्हारे बच्चे क्यों पढ़ रहे थे। और वो ऐसे मुसलमान जो इस्लामिक वेशभूषा नहीं दिखाई देते थे, उनके सैनिक उनको भी काट रहे थे। तो ये सारी चीज़ें उनके बारे में है। तो आज के समर्थन का मतलब कि भारत में उस मानसिकता के लोग हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं है। हम अपने कल्चर के हिसाब से इस्लाम का विश्लेषण नहीं कर सकते हैं। हमारा कल्चर में, उनके कल्चर में डिफरेंसेस है। उनके लिए इस्लाम एक ब्रदरहुड है, नेशन स्टेट का कंसेप्ट वहाँ नहीं है, वो संपूर्ण इस्लाम का भाव है। लेकिन आज के बदले हुए परिस्थिति में अब उनको बदलना पड़ेगा। नहीं, बदलना तो पड़ेगा सर, लेकिन इस तरह के बयान आएंगे तो बदलाव दिखेगा कैसे? फिल्म आती है, फिल्म के बाद आप कुछ और साबित करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र में एक अलग आग जल जाती है। अच्छा सर, वही नहीं जल रही, वो तो और बढ़ रही है। अभी तो ये शुरू हुआ है। छावा फिल्म आई, और शिवाजी सावंत की उपन्यास पर बेस्ड है फिल्म वो। और शिवाजी सावंत मराठी के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे, उन्होंने शिवाजी पर भी किताब लिखी है। इसके पहले एक फिल्म और आई थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसमें अजय देवगन थे, और वो भी तानाजी, हाँ, तो वो भी फिल्म थी। उसमें भी औरंगजेब का चित्रण था। उसमें रतन सिंह को जो राजपूत था वो जाके, हाँ नहीं, पानीपत का युद्ध उसमें नहीं दिखाया है, वो सिंहगढ़ का किले का युद्ध है। पानीपत का युद्ध तो अलग हुआ है। तो औरंगजेब के बारे में पूर्णिमा जी ने बता दिया, अवधेश जी ने बता दिया, इसमें कोई दुराव छिपाव नहीं है। इतिहास में कई क्रूर शासक हुए हैं, उनमें औरंगजेब भी एक था। और वैसे अगर और पीछे चलोगे तो अशोक के बारे में भी ऐसी कहानियाँ हैं कि उसने अपने 99 भाइयों को मारा, और किस तरह से अपने मरते हुए पिता के मस्तक से, हाथ से मुकुट छीन करके गद्दी ली, उसने अपने पिता को जेल में डाला। अजातशत्रु ने अपने बाप को बिंबिसार को जेल में डाला था, समझे। तो हमारे मान्यताओं में कंस ने अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाला था। तो सत्ता के लिए इस तरह के षड्यंत्र और सब होते रहे। महाभारत का युद्ध भी भाइयों के बीच में ही हुआ था, युद्ध है। अपनी कुलवधू का चीरहरण भी दरबार में एक दुर्योधन ने किया। मतलब ये सब इतिहास में, संस्कृति में दर्ज है कि कैसे सत्ता का अहंकार जो है वो इस तरह की क्रूरतम घटनाएं करता है। औरंगजेब भी वही किया, उसने दाराशिकों को मारा, क्रूरता के साथ उसने अपने पिता को जेल में भेजा, वो सारी चीज़ें हैं। और अगर आप उसके बारे में पढ़ना है तो कमलेश्वर जी का एक उपन्यास है, कितने पाकिस्तान, रामगोपाल जी ने ज़रूर पढ़ा होगा। उसमें आप जो गवाहियाँ उन्होंने दी है वो पढ़ने लायक पुस्तक है। मुझे लगता है हम सबको खुले मन से पढ़नी चाहिए पूरी इतिहास की दृष्टि से। खैर, अबू आजमी जो है वो विवादों के लिए ही जाने जाते हैं, वो पहली बात नहीं है। वो उसी तरह विवाद, कुछ नेता इस देश में ऐसे हैं जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो अबू आजमी हो गए, मणिशंकर अय्यर हो गए, या सुब्रमण्य स्वामी हो गए। इस तरह कई नेता जो है कुछ ना कुछ बोल देते हैं कि जिस पर चर्चा होती, विवाद होता है। अबू आजमी का पहला विवाद नहीं है ये, वो
पहले से ही, और जिस तरह के जिस मानसिकता और जिसको उनके तमाम रिश्तों को लेकर भी तमाम विवाद उठते रहे हैं, और उसके बाद भी वो देश की राजनीति में है और एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वहाँ पर सांसद भी रह चुके हैं वो। तो लेकिन इस मामले को लेकर के राजनीति महाराष्ट्र की असल में बीएमसी के चुनाव होने हैं। दरअसल बीएमसी के चुनाव में सारे घटक दल अलग अलग लड़ेंगे, महायुति के भी और महाअघाड़ी के भी। एक तो सब नंबर स्कोर करने के चक्कर में हैं, क्योंकि एक सेंटिमेंट है औरंगजेब बनाम मराठों का और संभाजी को लेकर के, शिवाजी को लेकर। हालांकि शिवाजी का अलग व्यक्तित्व था, वो औरंगजेब से लड़े भी, और उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है औरंगजेब को, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को आईना दिखाया है कि तुम्हारे बाबा अकबर कितने शासक थे, किस तरह के थे और तुम कैसे हो, ये सारा उन्होंने जो है उसमें वो सब पढ़ने लायक चीज़ें, इतिहास वो भी शिवाजी सामंत ने कोट किया। तो मैं कह रहा हूँ कि इतिहास को बहुत खुले मन से देखना चाहिए, इतिहास को किसी हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। औरंगजेब का सेनापति कौन था, अब उसके वंशज आज कहाँ हैं, किस पार्टी में है और किस पार्टी के सत्ता पदों पर है, इतिहास देख लीजिए। जयसिंह थे ना सेनापति, जयसिंह के वंशज कहाँ हैं इस समय, किस पार्टी में है और किन पदों पर है। तो आप वंशजों से हिसाब चुकाएंगे क्या भाई? उस समय की परिस्थितियाँ, जब मंदिर तोड़ा गया विश्वनाथ जी का, काशी का, तो सेनाएं कौन सी लौट रही थी, कौन सेनापति था उस समय? कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की किताब भी पढ़िए, ये सब तो कोई वामपंथी इतिहासकार तो नहीं थे मुंशी जी। बीएन पांडे की किताब पढ़िए, बीएन पांडे ने तो औरंगजेब के बारे में बहुत नई चीज़ें लिखी हैं, वो फरमान उन्होंने कोश किए हैं फारसी में, और चित्रकूट को उसको लेकर के। तो हर तरह का पक्ष, वो विवादित विषय है, वो औरंगजेब पर इतिहासकारों में बहस होनी चाहिए। नेता जो है ये किसी इतिहास पर कैसे बहस कर सकते हैं, ना इनका ना ये पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना इनका कोई काम है। हाँ, इतिहासकार उसमें अपनी राय रखे तथ्यों के साथ, और रखी है अलग अलग इतिहासकारों ने अपने तरीके से। तो वो उस विवाद को लेकर के, आज दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ भविष्य के बजाय अतीत की चिंता होती है। दुनिया जिहाद और क्रूसेड हुआ यूरोप में, आज क्या उस पर बात हो रही है क्या? वहाँ क्या उस पर लड़ाई, उस पर बात हो रही है? बहुत पुरानी बात नहीं है, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दिया, तो इजराइल क्या जर्मनी पे चढ़ जाएगा क्या जा करके? या उसको लेकर के कोई बहस हो रही है क्या? अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी किया, आज तक वहाँ बच्चे लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं, तो क्या जापान अमेरिका पर जो है परमाणु दुश्मनी बांध ले? तो इतिहास में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार हुई हैं। तो अच्छा, आक्रमण की बात है, मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी थोड़ी था, सिकंदर था पहला आक्रमणकारी जो आया था, उसको हम सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। वो गुलदस्ते लेके आया था क्या यहाँ पर? और उसने क्या यहाँ पुरु को नहीं कैद किया? उसने यहाँ आम्भी ने उसके साथ जो है दोस्ती करके और पूरा जो है भारत को गुलाम नहीं बनवाया यूनानियों का, और वेसल्स यहाँ अपने उसने नियुक्त किए। तो उसके बाद शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मंगोल आए, एक आया है, उसके बाद ये अरब और ये अफगान और ये ईरानी सब आए। तो निश्चित चूँकि भारत संपन्न, हर तरह से प्राकृतिक रूप से धन धान्य से संपन्न देश था, तो सारे आक्रमणकारियों को आकर्षित करता था। वो आक्रांता भी थे, आक्रमणकारी भी थे। लेकिन ये इतिहास की बातें हैं, अब हमें आगे बढ़ना। जैसा पूर्णिमा जी ने कहा, 1947 के बाद अब अबू आदमी के बयान पर इस देश की राजनीति होगी, तो अबू आदमी को ही आप महत्व देंगे? बात होनी चाहिए, मुसलमानों की मानसिकता की बात हो रही है। मुसलमानों में APJ अब्दुल कलाम भी थे, मुसलमानों में ब्रिगेडियर उस्मान भी थे, मुसलमानों में अब्दुल हमीद भी थे, मुसलमानों में मोहम्मद शमी भी है, मुसलमानों में बहुत सारा योगदान है भाई। तो आप उनको देखिए, मोहम्मद रफ़ी भी हैं, दिलीप कुमार भी हैं, बहुत। तो ऐसा नहीं है कि खाली अबू आदमी हिंदुस्तान के मुसलमानों के न मसीहा हो सकते हैं, ना उनके आवाज़ हो सकते हैं, और ना उनके प्रतीक हो सकते हैं। अबू आदमी जैसे लोगों की मजम्मत सबको मिलकर करनी चाहिए, और निश्चित रूप से औरंगजेब का महिमा वर्णन कोई स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन औरंगजेब के नाम पर रोटियां भी सेकना और एक पर्टिकुलर समुदाय को कटघरे में खड़ा करना भी ठीक नहीं है। उस फिल्म ने भी खड़ा नहीं किया है। देखिए, छावा में, शमा ने देखी नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना है कि उसमें शंभाजी के साथ जो अत्याचार हुआ वो दिखाया है, साथ में ये भी दिखाया है शंभाजी के साथ गद्दारी किसने की, वो सब दिखाया है एक ऐतिहासिक दृश्य। ठीक है, एक क्रिएटिव लिबर्टी ली होगी डायरेक्टर ने, उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी है कुछ, लेकिन कुल मिला करके बहुत खुले मन से इतिहास के मुद्दों पर हमको बात करनी चाहिए। जहाँ इतिहास में गलत हुआ उसको गलत कहना चाहिए, जो सही हुआ उसको सही कहना चाहिए, लेकिन उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि
अब विनोद जी ने इस ढंग से बोला है कि एक अंदर से कई प्रकार से उत्तेजना पैदा होती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत के किसी इतिहासकार ने नहीं कहा, ये अंग्रेज इतिहासकार ने कहा है, वो भी आक्रमणकारी था। लेकिन आज हम ढूंढेंगे कि यूनान के अलेक्जेंडर के वंशज को भी यहाँ महिमा मंडित करने वाले कौन है, तो कोई नहीं मिलेगा। शक, हून और कुषाण आए, इस देश में पच गए। पता ही नहीं है कौन सा खून आसान, उसके लिए कोई झंडा लेके खड़ा नहीं होता है। और जब ये बता रहे हैं यहूदियों पर बहस चल रही है, अभी 3 दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बैंक्सटाउन अस्पताल में 2 नर्स का वीडियो आया है। वो कह रही है कि हमने नर्स होते हुए भी इतने यहूदियों को मौत जहन्नुम में भेजा है यहाँ मार करके, क्योंकि हमारे यहाँ इलाज कराने आए थे, मैंने उनको जिंदा नहीं रहने दिया। और एक यहूदी वहाँ भर्ती है, वो कह रही है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को खड़ा होना पड़ा है कि सॉरी, आप यहूदी हो, आपको हम जिंदा नहीं रहने दे सकते हैं, आपको तो मरना होगा हॉस्पिटल में, हम ये काम कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है नीदरलैंड में यहूदियों पर हमले हो रहे हैं, जगह जगह हुआ है। और कोई आज नहीं हुआ है कि इजराइल आज पैदा हो गया है। 400 वर्ष पहले जब से ईसाइयत खड़ा हुआ तो ईसाइयों ने हमले किए, जब इस्लाम आया तो उन्होंने हमले किए। युद्ध चल रहा है और क्रूसेड आज तक जारी है। दुनिया में जो सभ्यताओं का संघर्ष है वो ऐसे ही चल रहा है। और भारत में मैंने कहा कि ये हमारी मानसिकता है। मैं उस नाते प्रशंसा करता हूं कि हम लोगों की क्षमा करते हैं कि चलो फालतू है, गलती है, लेकिन उसी क्षमा के भाव में इस देश का विभाजन हो गया। जब इस देश में कौन क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, कौन भारत में रहेगा, इसके लिए जब वोटिंग हो रहा था उसकी हिस्ट्री पढ़िए। बहुत सारे लोगों को उम्मीद ही नहीं थी कि बढ़ जाएगा पाकिस्तान, और वोट डाले नहीं निकले। सियालकोट में 80% हिंदू थे, लेकिन पाकिस्तान में चला गया क्योंकि सियालकोट के हिंदू निकले ही नहीं वोट डालने। तो जो हम लोग कहते हैं ना, वही मुल्तान, हम चले थे विश्व भर को शांति का संदेश देने, किंतु जिसको बंधु समझा आ गया वह प्राण लेने। इसलिए हृदय में हो प्रेम लेकिन शक्ति भी कर में प्रबल हो। बगैर उसके दुश्मन अगर है तो उस दुश्मन को पहचानना पड़ेगा, उसके हृदय को बदलने के लिए भी। अगर उसके अंदर दुष्टता है, हम पहचानेंगे नहीं तो हम ही को मार देगा, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। तो अबू आदमी का इशू सवाल यह है कि बीजेपी ने उठाया है, अगर अबू आदमी नहीं बोलते तो उठाने का अवसर नहीं मिलता, पहले से है। चूंकि उसने बोला है और वो बोला है तो अपने बात पर कायम है। हजारों लोग हैं। और उद्धव ठाकरे जी के शासनकाल में तो औरंगजेब के मकबरे पर उसको पैसे देकर के राज्य सरकार से बनाने की कोशिश हुई थी, जिस पर हंगामा लिखा हुआ है। औरंगजेब ने अपने बेटे को बोला है कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि मैं मर जाऊं तो मुझे छांव तक नसीब नहीं होना चाहिए। और उसने कहा, और उसी प्रकार से जब उसकी बेटी और वो पहुंचता है तो उसको एक सूफी संत है जिसको उसी ने मरवाया था, वहां के बगल में उसको दफन किया गया है। और लॉर्ड कर्जन जब आया है तो संगमरमर से उसको घिरवाया, उसको उस पर दया आ गई है। तो औरंगजेब क्या है, बाबरनामा, बाबर लिखता है कि मैंने कैसे इस्लाम का यहाँ झंडा फहराया, मैं कितना बड़ा गाजी हूं। आप उसको पूरा पढ़िए ना, हमारे देश को कैसे कर दिया गया है। शेर शाह 4.5 साल तक इस देश में शासक रहा, युद्ध लड़ते हुए आया, युद्ध लड़ते हुए मारा, और उसने अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक बना दिया रोड। बाकी पहले भारत में रोड ही नहीं था। तो ये जो चलाई गई है किसी को, मतलब आक्रमणकारियों को, आक्रांताओं को काट काट के, दूसरे अपने धर्म में भी जो इस्लाम में थोड़ा बहुत बाएं दाएं है उसको मारो, उसके परिवार को नष्ट करो। तो इतने हिंसा करने वाला जो मजहब के नाम पर जो लोग थे वो क्या थे। तैमूर लंग क्यों आया था भारत में, कहा कि वहां के मुसलमान काफिरों के साथ सही व्यवहार नहीं करते। पढ़िए जरा उस समय के हिस्ट्री, उन्हीं के हिस्टोरियन लिखे हुए, इसलिए हमको वहां जाके हमला करना पड़ेगा। वो एक मेंटेलिटी है, हम अपने अनुसार उसका विचार करेंगे तो नहीं होगा। आज हिंदू और मुसलमानों को साथ रहना है, आज भाईचारा आवश्यक है, लेकिन जब तक वो मानसिकता को आप नहीं समझेंगे आप भाईचारा भी स्थापित नहीं कर सकते हैं। भारत में युद्ध शायद मुसलमानों के आने से ही शुरू हुए, उसके पहले युद्ध नहीं होते थे। भारत में बड़ी शांति थी। अशोक ने जब कलिंग पर हमला किया था ना, और कलिंग में सिर्फ विधवाएं बची थी, तो गुलदस्ते बांट रहा था वो, है। उसके बाद बहुत हुआ है, उसने भी पश्चाताप किया, जैसे औरंगजेब को बता रहे हैं कि मरते समय उसने कहा मैंने इतने गुनाह किए। तो राजा और बादशाह और सुल्तान ये युद्ध ही करते रहे लूट मार के लिए। और ये जो है कोई, इसको देख, शिवाजी का सेनापति जो है मुसलमान था, ये कोई हिंदू मुसलमान के आधार पर, हकीम सूर राणा प्रताप का सेनापति था और मान सिंह अकबर के सेनापति थे। तो सवाल ये है कि हर चीज़ को सिर्फ उसमें बांट देना। हाँ, राजा इस्तेमाल करते रहे। बाबर ने पहली बार इस्लाम का नाम तब लिया है जब वो राणा सांगा के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि उसने पहली लड़ाई जो भारत में लड़ी है पानीपत के पहले दूसरी लड़ाई, उसमें पहली लड़ाई में वो इब्राहिम लोदी से लड़ा है, एक मुसलमान शासक से लड़ा वो।
उसके बाद जब राणा सांगा से उसकी लड़ाई होनी थी और उसके सैनिक थके हुए थे, तब खानवा की लड़ाई से पहले उसने जो भाषण दिया है उसमें इस्लाम की बात की है कि तुम गाजी हो और हम फलाने हैं और वहाँ से आए, तो इस्लाम ताकि जोश भरने के लिए। वरना बाबर कोई इस्लाम का पैगंबर नहीं था, बाबर एक लुटेरा था और वो उसके दिमाग में तैमूरलंग की बसा हुआ था। तो बाबर को ये मानना कि बाबर को इस्लाम का गाजी था, ये गलत। इस्लाम इस देश में व्यापारियों के जरिए भी आया है। केरल में इस्लाम कोई मुस्लिम शासक गए थे, मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले इस्लाम इस देश में आ गया था व्यापारियों के जरिए, अरब के व्यापारियों के जरिए, और वहाँ मस्जिदें बन गई थी। सूफी भी आए इस देश में, वो तो कोई तलवार लेके नहीं आए ईरान से और अफगानिस्तान से। तो इतिहास में दोनों तरह की चीज़ें हैं। इतिहास में कांटे भी हैं, फूल भी हैं। अब आप कांटे लेते हैं तो कांटे लीजिए, फूल लेना है तो फूल लीजिए, इतना हमें करना है। बाकी ये अगर आपको यही है कि एक दूसरे से पुराने जख्मों को उभार करके और युद्ध करना है तो कर दीजिए, बना दीजिए भारत को गाजा, बना दिए भारत को सीरिया। भारत को भारत रहने दो भाई। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारे को मतलब सारे दुखी हैं, सारे परेशान, सब पीड़ित हुए, इधर से भी पीड़ित हुए, उधर भी पीड़ित, जो डिस्प्लेस हुआ। और उस समय का जो माहौल था उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान से बड़ा देशभक्त कौन था? बादशाह खान से। बादशाह खान ने कहा हमें भेड़ियों के हवाले कर दिया आपने। और अभी मराठों और मुगल के रिश्तों की बात की गई थी। अहमद शाह अब्दाली से जब हमला किया तो मराठों ने किसको चिट्ठी लिखी थी? पेशवा को चिट्ठी लिखी थी, और पेशवा ने अपनी सेना भेजी थी सदाशिव भावराव के नेतृत्व में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई सदाशिव भावराव ने, पेशवाओं ने अब्दाली से लड़ी थी मराठों की हिफाजत के लिए और मुगलों की हिफाजत के लिए। और जिस पे सूरजमल नाराज़ हुए थे कि जो है ये मौका है जब हम दिल्ली की गद्दी हम छीन सकते हैं, और इस वजह से सूरजमल ने उस लड़ाई भाग नहीं लिया था। तो ये सब इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हैं, और सारा इतिहास वामपंथियों ने नहीं लिखा है, अंग्रेजों ने नहीं, इतिहास में तत्कालीन इतिहासकारों ने भी लिखा है। आप किस दृष्टि से देखते हैं इस पर निर्भर करता है। आप अबू आदमी की दृष्टि से देखते हैं या आप BN पांडे की दृष्टि से देखते हैं, किसी दृष्टि से देखते हैं। ठीक। लेकिन जब इस तरह के वीडियो आते हैं, भाषण होते हैं मंचों से, और ये बताया जाता है कि हम तो मुगल के वंशज हैं और हम ऐसे ही रहेंगे, वो जो ठसक दिखाने की कोशिश होती है, तो फिर देखिए विनोद जी ने एक सही बात कही कि आक्रमणकारी बाहर से आए। किस लिए आए? क्योंकि भारत को लूटना था। भारत सोने की चिड़िया थी, और अब्बू आज़मी कहते हैं कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया थी। भारत सोने की चिड़िया थी, इसका जिक्र तो ऋग्वेद में भी है, महाभारत में भी है इसका जिक्र तो। लेकिन ये कहना कि मुगलों ने इस देश को कोई सोने की चिड़िया बना दिया था, तो ये भ्रांति फैलाने की कोशिश एक तरह से की जा रही है। तो अब्बू आज़मी जिस मानसिकता के साथ यहाँ राजनीति करना चाहते हैं, एक वर्ग की राजनीति करना चाहते हैं, वो देश के लिए घातक है। अगर हिंदुओं की भाजपा हिंदुओं की राजनीति करती है वो घातक है, तो फिर वे जो किया जा रहा है तुष्टीकरण, जिसने इस देश को पिछले 50 साल में बर्बाद किया तुष्टीकरण की राजनीति ने, तो वो तो उससे ज़्यादा गलत है। तो इस तरह का भ्रम जो उन्होंने फैलाया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सोने की चिड़िया औरंगजेब के समय में थी। तो औरंगजेब से तो आए क्यों थे वो? इसीलिए तो आए थे क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी। बार बार जो सोमनाथ मंदिर जो है वो किया गया, हमारे सारे जो देश भर के मंदिर थे वो सोने से लथपथ थे सारे। तो सोने की चिड़िया तो वो पहले से था। इसलिए ये इस तरह कहना, और ये सारे मुसलमानों को देश भर में ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमने तो, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने देश को सोने की चिड़िया बना दिया था, उसके बाद ये बर्बाद हुआ। ये बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन वो मंदिर वाली बात मैंने उठाई थी कि जब मंदिर की बात आती है तो उसको ढकने, उसको दबाने, उसको ये होता है कि भाई आप इतिहास खोद रहे हो। लेकिन जब अपनी बात, जब आपको ये बताना होता है कि भाई मुगल जो थे हम उनके वंशज हैं और मुगलों से हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और हम उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं, तब आप फिर तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। दरअसल हम सब लोग जो है ना उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो यही चाहते हैं इस पे चर्चा हो। तो सारा विद्वान क्या करता है, इतिहास में गोता लगाता है और वहाँ से एक पुट लेके बाहर निकलता है और अपना तर्क रख देता है। वो चाहते हैं कि औरंगजेब पे चर्चा लगातार बनी रहे, और उस चर्चा से उनको फ़ायदा होगा, न इस देश को फ़ायदा होगा, न हिंदू को फ़ायदा होगा, न मुसलमान को फ़ायदा होगा। जहाँ तक एकजुटता की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये देश भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये देश धर्मनिरपेक्ष इसलिए है क्योंकि यहाँ 80% हिंदू है, और हिंदू बड़ा सहज और नरम होता है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि जो 80% हिंदू की बात जो बार बार होती है, तो उसको उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, और उकसाने के साथ साथ 20% जो मुस्लिम बटा हुआ है, मैं तो ये कहूँगा बटा हुआ है, उसको लामबंद करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो सारा जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में हम भी फंसे हुए हैं, और उनके पॉलिटिक्स को हम आगे बढ़ा रहे औरंगजेब जैसे लोगों की चर्चा करके। सीधा सीधा है, मैंने ये कहा कि महाराष्ट्र से ये मुद्दा उठा, यूपी में लैंड किया, और मुद्दा
लैंड करते ही समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में खड़ी हो गई। यानी सीधा सीधा विषय ये है कि जो राजनीतिक दल है उसको लग रहा है कि जो आने वाले दिन 2 राज्यों का चुनाव है, उस चुनाव में अभी फिलहाल हमें कोई ऐसा मुद्दा होता हुआ नहीं दिख रहा जिसको लेकर हम उतर सकें। जैसे बिहार को देखिए तो कितना भी कुछ भी कहिए, लेकिन नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई माहौल नहीं है विरोध में। उसी तरह से जिस तरीके से कुंभ हुआ उसको लेकर नकारात्मक और सकारात्मक बहुत सारी चर्चाएं हुई, लेकिन विश्व के जनमानस के मन में एक बड़ी पॉजिटिव वेव ये तैयार हुई है कि बहुत अच्छा कुंभ हुआ है। उसके चलते योगी आदित्यनाथ जी का कद बहुत ऊपर गया है। तो उस इन सारे विषयों को भी काउंटर करने के लिए औरंगजेब जैसे प्रतीक को समाजवादी पार्टी की तरफ से उतारा गया है। अब देखना ये होगा कि जिस औरंगजेब को कंधे में लेके उतरी है समाजवादी पार्टी, तो वो ये प्रयास करेगी, टेस्ट करेगी कि क्या ये 27 तक चल पाएंगे। यदि औरंगजेब चलते हुए नहीं दिखे तो आप देखना कि उसी समाजवादी पार्टी के कंधे पे आपको कोई दूसरा मुद्दा भी दिखाई देगा। ठीक है, देखिए कोई दूसरा मुद्दा भी दिखाई देगा और जाहिर सी बात है लड़ाई मुद्दों की है, लेकिन पूर्णिमा जी मुद्दे तलाश तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह के मुद्दे जब आते हैं, आखिरी एक कमेंट आप दोनों का, क्योंकि फिर जब चुनाव में जाएंगे और चुनाव चलिए अभी दूर है, लेकिन इसके जनमानस के बीच भी तो आप जिस तरीके से इसको लेकर एक अलग आग लगा रहे हैं, बयानबाजी, आप तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, अबू आज़मी ने जो भी बयान दिया उसके ऊपर इतना बड़ा जो एक बवाल खड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि पहले तो उसकी ही ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहला तो ऑब्जेक्शनेबल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में, यूपी विधानसभा में ये कह दिया कि उस कमबख्त को यहाँ भेज दो, हम उसका इलाज कर देंगे। अरे उस अबू आज़मी ने जो कहा उसकी आप कितना भी क्रिटिसाइज़ करिए, लेकिन उसको यूपी में लाके उसको मुद्दा बनाना तो बिल्कुल ही बेमानी है, मुझे ये लगता है। दूसरा, अबू आज़मी कहाँ से चुनाव लड़ते हैं आपको ये भी देखना होगा। उनकी जो सीट है वो मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, उनका वोट बैंक जो है वो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम है और वो 2005 से वहाँ से चुनाव हारे नहीं है। तो अबू आज़मी अपनी एक सीमित राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने अगर कुछ कहा, अच्छा दूसरा, अबू आज़मी ने जो बयान दिया वो ऐसा नहीं है कि मंच से भाषण देने के दौरान दिया है, किसी ने कुछ उनसे पूछा होगा तो उसके जवाब में उन्होंने कहा होगा, तो वो उसके बाद वीडियो बाद में जारी हुआ है। जब बवाल हो गया तब उन्होंने वीडियो जारी किया है और उसमें ये कहा है कि उन्होंने जो कहा उसमें वैसा कोई मकसद उनका औरंगजेब को उसकी मतलब प्रशंसा करना नहीं था या शिवाजी या संभाजी को अपमानित करना मकसद नहीं था। उस पर फिर और बवाल हुआ। खैर नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अबू आज़मी की जो सीमित राजनीति है, हम उसकी आड़ लेकर के देश में क्यों एक इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि हर मुसलमान यहाँ औरंगजेब का ही वंशज है और वो उसी तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। यूपी में हम मान सकते हैं योगी आदित्यनाथ ने अगर कुछ कहा है तो वो उनका एक मकसद रहा है, उन्होंने कहा हम इसका इलाज कर देंगे, तो वो अपने यहाँ एक संदेश देने की कोशिश है ज़रूर। अखिलेश यादव ने, जहाँ तक मैंने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है, उन्होंने इस बयान का बचाव नहीं किया है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अबू आज़मी ने जो किया वो ठीक किया। बेशक उन्होंने ये कहा कि जो सस्पेंशन था वो उसको सही नहीं मानते हैं विधानसभा से, क्योंकि ये विधानसभा के और भी उन्होंने नहीं कहा, अगर उसको सही नहीं कहा तो उसको गलत किया, कंडेम नहीं किया, लेकिन सपोर्ट भी नहीं किया। उन्होंने अगर कोई प्रतिक्रिया दी तो वो इस पर दी कि विधानसभा के बाहर कुछ कहने पर कैसे विधानसभा से सस्पेंशन हो गया, इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो हर चीज़ को तोड़ बलोड़ के, हर चीज़ को घुमा फिरा के हम उसको एक पर्टिकुलर राजनीतिक रंग अगर देने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बनने के बजाय बिगड़ती ही चली जाएंगी। और जहाँ तक मुद्दों की बात है तो हाँ, हर पार्टी मुद्दे तलाश रही है और उस मुद्दों की तलाश में अगर हम इतना नीचे गिर जाएंगे तो फिर तो राजनीति का तो भगवान ही मालिक है। मुद्दों की तलाश में नीचे गिर जाएंगे सर, ये नीचे गिर चुके हैं कि अब इस तरह की बातें और इसके जरिए बातें जो होनी चाहिए वो होती नहीं है। इस तरह की बातों को लेकर लगातार सियासत आगे। अबू आज़मी जी ने अपने लघुत्तम जीवन का महत्तम हासिल कर लिया है। इतनी देर से बताओ, इतिहास में और अशोक से लेकर के, और गनीमत है मनु से नहीं हम लोगों ने शुरुआत की, और ये सब आप अबू आज़मी के नाते इतनी भयानक चर्चा, तो ये तो अबू आज़मी है। वो हमारे गांव में कहावत है ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अरे भाई, तो एक तो ये है। दूसरे देखिए, मैंने पहले एक सूत्र वाक्य में कहा था, आप लोग ज़बरदस्ती इतिहास और उसमें जा रहे हैं। अरे शुद्ध रूप से
जो स्थिति है, जो कुंभ की बात अभी लोगों ने की, और कुंभ ही नहीं 2014 से लेकर के जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य है, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब उसके बाद बिहार और बंगाल, जो भी है, क्या होगा मैं नहीं कहता। इसमें कहीं न कहीं एक चीज़ तो रह गई है। और अबू आजमी के इस बयान से पहले भी देख लीजिए कि इंडिया अलायंस में जो तकरार है वो किसको लेकर के है। एक जो गठरी है ना, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, कि जो एक 25% और 30% की गठरी है, 18 से 20% की, इस गठरी के पीछे तमाम लोग लगे हुए हैं, पूरा इंडिया अलायंस ही है। इसको इंटैक्ट कौन रख पाएगा? एक प्रतियोगिता चल रही है आपस में। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे, फलाना, सब अपने अपने हिसाब से। उसमें आज की तारीख में सबसे बड़ा शेयर अभी भी दिखा देता है कि वो अखिलेश यादव यानी समाजवादियों का है। ये जो सारी चीज़ें बोली जा रही हैं, अबू आजमी इतने भोले नहीं हैं कि उनको ये नहीं पता है कि हम औरंगजेब पर क्या बोलने जा रहे हैं, या दारा शिकोह अपने भाई का हत्यारा रहा है, उसके बाप ने, शाहजहां ने, उसके बारे में, अपने बेटे के बारे में क्या क्या लिखा है। वहाँ तो लिखा है कि तुमसे ज़्यादा तो काफिर अच्छे हैं हिंदुओं के बारे में। ऐसा नहीं, इतने ज्ञानी नहीं हैं, इतने सालों से चल रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश आदि बड़ा चालाक होता है, और महाराष्ट्र जाके तो और चालाक हो जाता है। ये सब सोची समझी है। और इस देश में जिसको एक अपीजमेंट कह रहे थे, अब ये देख रहे हैं कि पहले की पॉलिटिक्स क्या थी कि इस 25% 20% को साधे रहो, बाकी 80% तो डिवाइड होगा। जब से 80% में पोलराइजेशन होने लगा, तब से दिक्कत ये हो गई है कि तब बावजूद इसके कि कास्ट के नाम पर थोड़ा बहुत डिवीज़न होता है, लेकिन मेजर चंक जो 80% का है वो उस तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो राजनीति में अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए अब इस देश में जो माइनॉरिटी अपीजमेंट का है, उसमें एक प्रतियोगिता लगी हुई है। और जाहिर सी बात है, उस प्रतियोगिता में बीजेपी तो है नहीं, उसको तो कोई जाता नहीं है, जितनी पार्टियां हैं। और अबू आज़मी का जो सोचा समझा, जैसा विनोद जी ने या किसी ने कहा, अभी अभी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव आएंगे, और आप समझ लीजिए वहाँ जब सारी पार्टियाँ लड़ेंगी, तो सारी पार्टियों में जब बहुत सारे पार्टियाँ लड़ती तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि हमारे साथ कितना है, कितना कौन काट लेगा, और हमारा जो हिस्सा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। कभी इंदिरा गांधी 32% और 28% पर केंद्र में सरकारें बना करती थी, आज 40% और 50% जा रहा है। आप उठा के देख लीजिए, 33% पे सरकारें बनती थी, 28 और 30% पे। तो सारा मामला आज की पॉलिटिक्स में है, उसको इतिहास में मत जाइए। अभी आगे भी इस तरह की बहुत चीज़ें निकलेंगी। इसके पहले भी तमाम बातें होती रही, ऐसा नहीं कि अबू आज़मी ने आज अकेला औरंगजेब को महान बनाया है। क्या क्या बयान आते रहते हैं और क्या क्या नहीं है। जब वो जूनियर, क्या नाम है उनका, ये अपना हैदराबाद वाले हैं जो जूनियर, क्या है ये, ओवैसी, जूनियर ओवैसी ने जब कहा था कि इतने सालों तक राज किया है और काट के रख देंगे, तो देखिए ये सब के सब वो जानते हैं कि किसी को काट नहीं पाएंगे। अब वो दिन चले गए। दूसरी बात धर्म के बात पर मैं कहूँगा कि एक बात आप लोग याद रखिए, व्यक्ति, ये जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, 2 वर्ल्ड वार हुए हैं इस धरती पर, और दोनों में क्रिश्चियनिटी टूटी है, क्रिश्चियनिटी आपस में लड़ी है, याद रखिएगा। आज भी यूक्रेन और रसिया में जो वार हो रहा है, एक ही रिलीजन है। तो ये जो कहते हैं ना धर्म के नाम पर, फलाना के नाम पर, कुछ नहीं है। मूलतः सत्ता एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए धर्म, सारी चीज़ें सब सेकेंडरी हैं। ठीक है, जो मुगल लुटेरे आए वो धर्म के अपना बढ़ाने के लिए आए, लेकिन मूलतः वो लुटेरे थे। सोमनाथ का मंदिर अगर मान लीजिए कि मिट्टी का बना होता और शिवलिंग अगर मतलब किसी और चीज़ का होता, सोने का नहीं होता, तो वो उस पर हमला नहीं करता। लुटेरा था, लूटने आया था, बहुत सारी चीज़ें, और एक धर्म का वो एक चढ़ाया जाता है सारी चीज़ें। ये जितने रहे हैं सब कुकर्मी रहे हैं, कोई इस्लाम का फॉलोअर नहीं रहा है कहीं भी। इस्लाम में स्ट्रिक्टली अगर आप देखिए तो जो अपने बाप को मार दे, अपने भाइयों का कत्ल कर दे, अपनी बहन को फेंक दे, अपने वो दे दे, कहाँ से वो इस्लाम का था, कहाँ से वो ये कुरान और
हदीद का समर्थक था। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली शुद्ध राजनीति की हैं और इस देश में अभी ये राजनीति आगे चलती रहेगी। उसका विद्रूप रूप अभी जो है अभी आना बाकी है। देखिए ऐड करना चाहूँगी, अभी सर ने जो कंक्लूड किया कि शुद्ध राजनीति है, तो शुद्ध राजनीति तो हमें दिखाई दे रही है ना, तो उस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने अबू आज़मी को तो कह के विधानसभा में ये कर दिया कि उस कमबख्त को यहाँ भेज दो, हम इलाज कर दें। वही जेडीयू का जो एमएलसी है, उसने जब कहा कि औरंगजेब बहुत महान शासक था और बहुत धर्म के काम उसने किए, मंदिरों को दान पुण्य किया, तो उसका तो नाम योगी जी ने नहीं लिया। योगी जी को सूट कर रहा था अबू आज़मी के लिए वैसे रिएक्शन देना। और जेडीयू का जो खालिद हुसैन शायद उसका नाम है या जो भी है, खालिद अनवर जो भी उसका नाम है, उसको नाम लेके तो उन्होंने नहीं कहा कि उस कमबख्त को भी यहाँ भेज दो, हम उसका इलाज कर देंगे, क्योंकि वो उनको सूट नहीं कर रहा है। जेडीयू बिहार में बीजेपी के पार्टनर है, तो उसको तो खड़ा होकर उन्होंने कुछ नहीं कहा विधानसभा में। यहाँ ये समाजवादी पार्टी का था तो उनको पॉलिटिकली सूट कर रहा था, इसलिए उन्होंने अबू आज़मी के नाम पे। तो हम इसको ना इस तरह से देखें कि औरंगज़ेब बनाम बाकी हिंदुत्व बाकी मुस्लिम सब पे राजनीति हो रही है। ये विशुद्ध अपनी हिंदू मुस्लिम की राजनीति है बीजेपी की, जिसके कि आज बिल्कुल क्लियर सिंबल योगी जी बने हुए हैं। ठीक है सर, जल्दी से 1 मिनट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस जेडीयू नेता की बात हो रही कि उन्होंने औरंगजेब और अबू आज़मी के बयान का समर्थन किया है, वो जेडीयू में जब पिछले दिनों पे आपके बहुमत की बात आई थी तो वो बागी हुआ था, और वो जेडीयू के समर्थन में नहीं है। अब वो आरजेडी में जाके टिकट हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो भी औरंगजेब की चादर ओढ़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, नहीं जेडीयू के एमएलसी हैं, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो सही है। लेकिन देखिए सबकी राय आपने सुनी, औरंगजेब को लेकर जिस तरीके की सियासत और जो महिला मंडन करने की बात हो रही है, और उसके बाद उसके आगे पीछे की जिस तरह की सियासत हो रही है, उस सियासत को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा और अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।